आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का, जो आपका चैप्टर 6 था फर्स्ट बुक में। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और यहाँ पे मैप और आपको रीजन और असर्शन वाले जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। और ये जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए काम आ जाएगी, क्योंकि ये जो वीडियो ये दोनों ही लैंग्वेज में है। ठीक है, ये बाइलिंगुअल है। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होने की वजह से ये सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों में ही काम आ जाएगी। असर्शन एंड रीजन वाले जो आपको आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं आपके पेपर में, टर्म 1 में आप देख रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे करा दिए जाएंगे। और मैप से रिलेटेड क्वेश्चन जो चैप्टर से बनते हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्वेश्चन। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा यूजर नेम है एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थानों और विनियमों की देखरेख करता है। ठीक है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो आप देखोगे कि फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन और उसको रेगुलेशन वाला जो काम है इंटरनेशनल लेवल पे, वो कौन करेगा। तो ऑप्शन में है आपके सामने है WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, या फिर IAEA या IMF या WHO। तो आप सभी जानते हैं कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं हिंदी में, ये जो है ये ठीक है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और उनसे रिलेटेड जो काम है वो IMF ही देखता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। आपने उसके प्रिंसिपल ऑर्गन के बारे में पढ़ा होगा, UNO के जो अंग हैं, जिसमें आप सुरक्षा परिषद पढ़ते हो, आम सभा पढ़ते हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पढ़ते हो, सचिवालय पढ़ते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उसके अंगों के बारे में पढ़ा होगा। तो उसी में से आपके सामने ऑप्शन दे दिया और पूछ लिया कि कौन सा उसका अंग नहीं है। तो सुरक्षा परिषद तो उसका अंग है, आम सभा भी उसका अंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी उसका अंग है, लेकिन ये जो WTO दे रखा है आपको लास्ट में, विश्व व्यापार संगठन, ये इसका अंग नहीं होगा। ठीक है, तो D ऑप्शन आप काट दो, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा और शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी, UNO की एजेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो परमाणु प्रौद्योगिकी और सुरक्षा और शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित हो। तो आपने अभी पढ़ा था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, चैप्टर में आपको पढ़ाया था। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, ठीक है, एजेंसी, इस तरीके से कहा जाता है इसको हिंदी में। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको ऐसे भी कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे B ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, UNO का। तो UNO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और भारत इसका सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945 को। तो आपको दोनों ही डेट याद रखनी है। कई बार आपसे ये पेपर में पूछा जाता है कि UNO कब बना, उसकी स्थापना कब हुई, तब आपको ये वाली डेट पे क्लिक करना है। ठीक है, उसको सही आंसर लगाना है। अगर मान लो पेपर में ये पूछा जाए कि भारत कब सदस्य बना, तो आपको ये वाली डेट याद रखनी है, दोनों ही आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय, ठीक है, कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र था उस पे हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, 45 देश, 51 देश, 55 देश या 193 देश। देखिए 193 तो उसके सदस्य हैं, वो भी वर्तमान में। ठीक है, आज के समय में, उस समय में थोड़ी 193 देश थे इसके सदस्य। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, B ऑप्शन जो है 51, 51 देश, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा परिषद में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें कितने परमानेंट और कितने टेम्परेरी, यानी कितने स्थायी और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो आपको पता है कि इसमें 5 सदस्य जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर है। ठीक है, और जो 10 सदस्य हैं वो टेम्परेरी होते हैं, ये आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन A आपको दिखा रहा है 5 सदस्य स्थायी और 10 सदस्य अस्थायी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए, हो सकता है कुछ बच्चे 10 और 5 भी ठीक ही माने, क्योंकि भाई बात तो वही है, लेकिन यहाँ पे ये देखो स्थायी सदस्य पहले पूछा हुआ है और अस्थायी बाद में पूछा हुआ है, इसीलिए पहले 5 जो है वो स्थायी में मानेंगे और बाकी के 10 जो है अस्थायी में मानेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। अभी मैंने ये थोड़ी देर पहले ये बताया था आपको कि 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो पावर मिली हुई है। तो जो यूएनएससी है, सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की, उसमें 5 सदस्य जो हैं, जो परमानेंट मेंबर है, उन्हीं को वीटो पावर मिली हुई है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है। ठीक है, यूएन जो है वो किसका उत्तराधिकारी है। तो पहले ये लीग ऑफ नेशंस के नाम से था, बाद में इसको और मजबूत बनाने के लिए इसको नया नाम दिया गया यूएन। तो ये लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो देखिए आंसर आपके सामने है 1944। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए, जिस बच्चे के पास ओल्ड एनसीईआरटी है, यानी पुरानी एनसीईआरटी अगर किसी के पास, तो उसमें 1945 दे रखा है, जो कि गलत है। और जिसके पास लेटेस्ट एनसीईआरटी होगी पिछले 1 2 3 साल पुरानी वाली, तो उसमें 1944 सही करके दे रखा है। तो इस चीज को ध्यान रखना, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। पेपर में हो सकता है आपके ऑप्शन में 1945 भी हो और आपको लगे कि यार हमने तो बुक में ऐसा पढ़ा था, तो आप उसे क्लिक कर दो। तो ध्यान रखना, गलत नहीं करना है। और प्रीमियम कोर्स हमने अपनी ऐप में अपलोड कर रखा है, जो कि आपको 149 में अवेलेबल है, जिसमें आपको कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस का टर्म 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखा है। बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है, सारे चैप्टर, पूरा सिलेबस, हर तरह के क्वेश्चन, पैसेज के क्वेश्चन, मैप के क्वेश्चन, कार्टून के क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन जिस तरीके के आते हैं सब कुछ करा रखे हैं। तो जो परचेज करना चाहे वो ऐप से परचेज कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिए। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओएस के महासचिव कौन है। तो अगर अभी की बात करें तो एंटोनियो गुटेरियस जो है, ये क्या है, इसके महासचिव है। ठीक है, एंटोनियो गुटेरियस वर्तमान में इसके महासचिव है। हो सकता है पेपर में ऐसे पूछ लें कि ये कौन से नंबर के हैं, यानी पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, कौन से नंबर पे हैं। तो ये 9th नंबर पे हैं। ठीक है, 9वें नंबर के महासचिव बने हैं एंटोनियो गुटेरियस। तो याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के हैं। तो आपको याद रखना है ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं, ये भी याद रखना है। कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा, ठीक है, द मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कौन सा है। ऑप्शन में आपके सामने है अध्यक्ष, महासचिव, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी जानते होंगे कि जो इसका सेक्रेटरी जनरल होता है, जो महासचिव होता है, वो इसका सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा होता है। जो कि वर्तमान में कौन है इसके महासचिव, अभी हमने पढ़ा था एंटोनियो गुटेरियस। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन जो डब्ल्यूटीओ है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ जो है वो किसका उत्तराधिकारी है। ऑप्शन में आपके सामने है विश्व बैंक का, जनरल अग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो ये आप सभी जानते होंगे, जनरल अग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको हम शॉर्ट में GATT गैट बोल देते हैं, ये इसका उत्तराधिकारी हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। तो देखिए ये टेम्परेरी मेंबर की बात चल रही है यहाँ पे, टेम्परेरी मेंबर। तो आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए कि कितने साल के लिए चुना जाता है, और आपको अपना नेम लिखना है जरूर। जब आप आंसर लिखोगे तो अपना नाम लिखिए, उसके बाद बताइए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, या फिर एक और ऑप्शन दे देता हूँ मैं, ऑप्शन E, नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपको आंसर लगता है आप मुझे कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का अधिकतम इस्तेमाल आज तक किसने किया है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल। ठीक है, वीटो पावर का तो जो सोवियत संघ है, या जो इसकी सीट जो है अब रूस को मिली हुई है, रसिया को, क्योंकि सोवियत संघ तो 1991 में खत्म हो गया था, तो रसिया को आज के समय में इसकी परमानेंट सीट मिली हुई है। तो इसने क्या किया है, सबसे अधिक बार, यानी मैक्सिमम की बात आए तो आप सोवियत संघ या रूस, जो भी ऑप्शन में दिखे आप लगा देना उसे। और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन ह्यूमन राइट वॉच का संबंध किससे है। जो नाम से ही पता लग रहा है आपको, ह्यूमन राइट वॉच, यानी कि मानव अधिकार की कहीं ना कहीं इसमें बात चल रही होगी। तो अब आपके सामने ऑप्शन में बी ऑप्शन देखिए, मानव अधिकारों की बात करता है ये, उसकी वकालत करता है ये। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए
कि जो वीटो पावर है उसका सबसे कम इस्तेमाल किसने किया है। अभी देखिए, जब सबसे ज्यादा की बात थी तो हमने क्या करा था, सोवियत संघ रूस का नाम ले लिया था, लेकिन अगर बात आए सबसे कम की तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, चीन ने सबसे कम बार। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कब स्टेब्लिश हुआ था ये। ऑप्शन है 1990, 1995, 45 या 17। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 1995। ठीक है, 1995 बी ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये हुई थी 1957 में, यानी कि 1957 में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यूनेस्को जो है, यूनेस्को ये कब स्टेब्लिश हुआ था, कब इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन है 1940, 42, 46, 49। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप गूगल वगैरह पे चेक करोगे तो हो सकता है आपको वहां पे 1945 दे रखा हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 1945 आपको दिख रहा है, कहीं नहीं दे रखा मैंने। तो यहाँ पे ऑप्शन में 1946 दे रखा है, तो इसकी स्थापना 1946 मानी जाएगी, लेकिन गूगल में 1945 दे रखा है। हो सकता है कोई कमेंट पे करे तो मैं आपको बता दूं कि 1945 में इसका गठन हुआ था। ध्यान दीजिए, 1945 में इसका गठन हुआ था, लेकिन इसके संविधान में जो शुरू में 44 के आसपास कुछ देश इसमें शामिल हुए थे, बाद में 37 और देश आ गए थे। उन्होंने जब इसके संविधान में हस्ताक्षर करके इसको पूरी तरीके से लागू किया गया था, तब वो डेट जो थी वो 1946 की थी, यानी 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसलिए आपका आंसर 1946 होगा। पेपर में हो सकता है ऑप्शन में 1945 दिया हो और आपने गूगल से भी देखा हो, क्योंकि न्यू टॉपिक है आपकी, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, तो गूगल वाला आंसर मत लिखना, वरना नंबर 1 नंबर कट जाएगा आपका। सीबीएसई ने प्रोवाइड करा रखा है ये आपको कंटेंट, जो मैंने यहाँ पे कटिंग लगा रखी है, ये आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये वाली डेट रखनी है, क्योंकि ये सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइड किया है, ये ऑथेंटिक माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा जो योगदान करने वाला देश है वो कौन है। तो आप सभी जानते हैं जो यूएसए या अमेरिका है वही सबसे ज्यादा उसमें उसके बजट में योगदान देता है, तो बहुत आसान था। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन है वो किससे संबंधित है। तो ये भी मानव अधिकारों से संबंधित है। ये क्या करता है, मानव अधिकारों से संबंधित जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट को पब्लिश करता है ये। ठीक है, और इसकी जो रिपोर्ट पब्लिश होती है तो कई बार कुछ देशों के खिलाफ भी लिख देता है, तो कुछ देश नाराज भी रहते हैं इसकी रिपोर्ट से। तो ये मानव अधिकारों से संबंधित रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसको हम शॉर्ट में ICJ भी कहते हैं, तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसमें जज जो होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, तो इसमें 15 जज होते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। और ये ICJ के काम क्या होता है इसका, तो देखो विभिन्न देशों के बीच में होने वाले मुकदमे विवादों को सुलझाने का काम होता है। ठीक है, अगर 2 देशों के बीच में विवाद हो जाए तो वो इसमें जा सकते हैं इस कोर्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो जज है वो कितने वर्ष के लिए होते हैं। अब आपको पता है 15 जज होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कितने वर्ष के लिए, तो ये 9 वर्ष के लिए होते हैं, ये भी याद रखना है, 9 साल के लिए। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कैसे भी क्वेश्चन पूछ लें, क्या पता हमें, तो आपको सारी चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष डैश कार्य है, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसका कार्य क्या है। तकनीकी सहायता मुहैया कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था की देखरेख करना, मांगे जाने पे वित्तीय सहायता करना, उपरोक्त सभी। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले सामने ऑप्शन आपके लिखे हुए इंग्लिश में, आप उसे पढ़ सकते हो। ठीक है, और तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, सभी तरह की हेल्प कर देता है IMF। नेक्स्ट है ILO, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है। ठीक है, ILO का, तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा ये हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि जो यूनेस्को है, अभी हमने यूनेस्को पढ़ा था। ठीक है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये है आपका पेरिस में। ठीक है, और पेरिस कहाँ पे है, पेरिस है फ्रांस में। तो याद रखना है, क्योंकि ये जो 2-3 टॉपिक नए जुड़ रहे हैं ना, जैसे यूनेस्को हो गया, ILO हो गया, यूनिसेफ हो गया, तो चांस ये है कि इनसे क्वेश्चन पक्का आएगा आपके पेपर में। तो बिल्कुल याद करना कि कब स्थापना हुई, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी। और इन सबको अगर आप डीप समझना चाहते हैं तो चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है उसको देखो, वहां पे मैंने सारे टॉपिक कराए हुए हैं आपको।
अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को के ऑब्जेक्टिव बताने हैं आपको, यूनेस्को के उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखिए, शिक्षा को प्रोत्साहित करना यानी एजुकेशन को प्रमोट करना, इनकरेज करना, या सांस्कृतिक विविधता, संवाद, शांति को प्रोत्साहित करना, या फिर सतत विकास की नीति और विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना, और या फिर ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाओ, आपको वहाँ पे वीडियो का लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में क्या करना है आपको, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। उसमें शायद 21,000 के करीब स्टूडेंट आज की डेट में जुड़े हुए हैं, तो आप जुड़ जाइए उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, ILO की स्थापना कब हुई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1919 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने कटिंग भी लगा दी है ये ताकि आपको ध्यान रहे। अब देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना जो है 1919 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और इंग्लिश में इसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, और ये मजदूरों के लिए काम करता है। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, यूनिसेफ। अब ये याद रखो यूनिसेफ कब बना था, यूनिसेफ के उद्देश्य क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो यूनिसेफ जो है ये 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ जो है इसकी 1946 में जो स्थापना हुई, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है पेपर में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क यानी कि USA में, अमेरिका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ILO के उद्देश्य, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके उद्देश्य शिक्षा को प्रोत्साहित करना, ये नहीं होगा। सांस्कृतिक विविधता, संवाद को शांति को प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं होगा। बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करना, ये भी नहीं होगा। मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये पेपर में आ सकता है, बिल्कुल नया टॉपिक है इसलिए बिल्कुल ध्यान से इसे देखते हुए चलो। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी जो आपका ICJ है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो आपने पढ़ा होगा हेग, नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड के जो हेग है यहाँ पे इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपके सामने ये 5 परमानेंट मेंबर दे दिए, ये अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस। अब हो सकता है आपसे पेपर में पूछ लें, इनमें से कोई भी एक देश पूछ ले, बताइए मैप में ये देश कहाँ पर है। तो आपके सामने एक ब्लैंक मैप दे देंगे पेपर में, ठीक है, फिर आपको वहां पे पहचानना होगा। तो देखो ये जो है ये रसिया है, रसिया तो आप आराम से कर दोगे। और भारत के देखो ये भारत है, भारत के ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आपको चीन दिख जाएगा। तो रसिया और चाइना तो आप आराम से कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बचे कौन से, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। अमेरिका आप यहाँ पे कर दोगे USA, यहाँ पे आपका USA भी आराम से हो जाएगा। पॉइंट आपके सामने पहले से ही वहां पे डले होंगे, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट पहले से डले होंगे तो आप उसको बस आपको पहचानना है कि कहाँ पे चीन है, कहाँ पे रूस है, कहाँ पे अमेरिका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे फ्रांस आएगा, ये जो है ये फ्रांस है नीचे, इसके ऊपर UK आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ब्रिटेन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। और चलते हैं अब देखते हैं कथन और कारण वाले क्वेश्चन, रीजन और असर्शन, या असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। आपके सामने कथन दे रखा है कि इन द सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सुरक्षा परिषद जो है, उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, और जो 10 मेंबर हैं वो क्या है, नॉन परमानेंट, यानी कि जिसको हम टेम्परेरी या अस्थायी कह सकते हैं। ये कहते हैं कि जो चार्टर है उसका वो परमानेंट मेंबर को प्रिविलेज देता है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि विशेष अधिकार देता है ताकि विश्व में स्टेबिलिटी बनी रहे, इस तरीके से कुछ है। तो यहाँ पे हिंदी में एक बार देख लो, हिंदी में आप इसे जल्दी से पढ़ लो, ठीक है, मैं इसके बाद बताता हूँ आपको। चलिए देखिए, तो ये जो पहली जो असर्शन दे रखा है, पहली स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक है। आप जानते हैं कि 5 परमानेंट मेंबर है और 10 जो है वो टेम्परेरी मेंबर है, ये तो ठीक है। और ये भी सही है कि जो परमानेंट मेंबर है ना, जो 5 परमानेंट मेंबर है, उनको विशेष अधिकार भी मिले। आपको पता है उनको वीटो पावर भी मिली हुई है, आप ये भी जानते हैं। तो ये भी हमारा सही है, यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक्सप्लेन भी कर रहे हैं एक दूसरे को। कहीं ना कहीं इसका सही एक्सप्लेनेशन है, रीजन जो है सही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आंसर अपना ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा ऑप्शन अपना ठीक। अब चलते हैं हम दूसरे पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि द वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1944, 1944। आपको पता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये 1939 से लेके, यानी 39 से लेके 45 तक चला था, इसके बीच में ही आएगा 44। तो सही है। आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक जो है ये 1944 में स्थापित हुआ था। मैंने अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपको बताया भी था कि ओल्ड NCERT में 1945 दिया हुआ है, न्यू NCERT में 1944 दिया हुआ है, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। तो ये ठीक है आपका यहाँ पे।
अब इसके रीजन को देखते हैं। द सोवियत यूनियन हैज कोलैप्स्ड। आपको पता है सोवियत यूनियन जो था वो ढह गया था, टूट गया था, बिखर गया था, खत्म हो गया था। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे बात चल रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की और वर्ल्ड बैंक की बात चल रही है, ठीक है। यहां पे बात चल रही है यूएसएसआर के खत्म होने की, टूटने की, ढह जाने की। तो क्या ये एक दूसरे से कनेक्ट है? बिल्कुल भी। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रहे एक दूसरे से, ठीक है। यानी देखो स्टेटमेंट ठीक है कि जो सोवियत यूनियन था वो खत्म हो गया था। कब खत्म हुआ था? 1991 में हुआ था, ये भी ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा कथन और कारण यानी बी ऑप्शन हो जाएगा कि हमारा असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन ये इसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हो जाती है और आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपको एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे और यहाँ पे हमारा प्रीमियम कोर्स भी अपलोड किया हुआ है, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।